सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर अब तो एग्जिट पोल आने लग गए हैं। 2024 का परिदृश्य, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये तो पहले से स्पष्ट था कि इस बार जैसे और बार चुनाव में होता है कि तय होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बार पहले से तय था कि कौन जीतेगा, हारेगा कौन वो तो तय ही था, मगर किसको कितनी संख्या मिलेगी इसकी चिंता थी पूरे देश भर में। ठीक है, सोशल मीडिया बाज जो नेता लोग हैं उनको सोशल मीडिया में उनको 140 करोड़ लाइक मिल जाए तो फील कर ले कि हमारे वीडियो को 2 करोड़ लोग देखा, हजारीबाग वाले को 700 आदमी देखा, ये अलग मुद्दा है। तो वीडियो बाज आजकल या यूट्यूब की दुनिया में अपना लाइक देख के लोग खूब तारीफ कर लेते हैं, अपना पीठ अपने थपथपा लेते हैं। मगर सर कल का जो एग्जिट पोल आया वो तो साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी बल्कि 14 से बेहतर 19 और 19 से भी बेहतर 24 कर रहे हैं। सर इसमें आज के गपशप में हम लोग थोड़ा सा इस पर आपसे जाने कि जीत तो रहे थे मोदी जी, मगर इतनी मजबूती के साथ जीतेंगे, इस दृश्य के बाद क्या होने जा रहा है सर देश में? देखिए सुबोध जी। जी सर। आज के मुख्य बिंदु अधूरी, आज का मुख्य बातचीत का धुरी जो है या केंद्र जो है वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। वो तो है ही सर। नहीं, लेकिन इसको हमको कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा ना। जी सर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी जी, नेहरू जी के बाद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी। लेकिन आपको देखना होगा कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्रियों की बहुत सारी संख्या है जी, लेकिन 4 प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाएंगे, जिसमें एक जवाहरलाल नेहरू हैं जी, दूसरा इंदिरा गांधी हैं, 2 कांग्रेस से और 2 बीजेपी से, एक अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा नरेंद्र मोदी। तो जिन चारों के कार्यकाल को और व्यक्तित्व को अगर आज के परिदृश्य में अगर आप आंकते हैं और हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से देखते हैं कि किस व्यक्तित्व का हिंदुस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ या हिंदुस्तान किसके व्यक्तित्व से ज्यादा लाभान्वित हुआ, क्या लगता है सर आपको? ऐसा लगता है कि चौथे नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, वो 1 नंबर पर आज हिंदुस्तान के आ चुके हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं सर, यहां जरा सा हम रुकेंगे, विश्व के मान पटल पर नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और मोदी जी में उन समय का जो परिदृश्य था वो अलग था। आज के इस 140 करोड़ वाले भारत को पूरी दुनिया में दिलाने के चलते हमको लगता है ये 4 में चौथे वाले ही 1 नंबर पर जाएंगे। देखिए, देश में भी विदेश में भी। देखिए सुबोध जी, अब इसको भी हम 2 भाग में बांट देते हैं। जी जी, 2 प्रधानमंत्री आदर्शवादी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और रियलिस्ट प्रधानमंत्री जिनको कि भारत के रियलिज्म से जिनको जो ज्यादा मतलब था, उसमें एक इंदिरा गांधी को भी कुछ हद तक रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रियलिस्ट सोच वाला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को अगर कोई मिला, रियलिस्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से राष्ट्र हित के को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान के नीति का निर्माण करना, तो उसमें 1 नंबर पर नरेंद्र मोदी जी आते हैं। सर राष्ट्र हित ही नहीं, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय संदर्भ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना। राष्ट्र हित में वो सारी बातें अंतर्निहित है जिनके बारे में आप बोल रहे हैं। जी सर। राष्ट्र हित की अभिपूर्ति तभी होगी जब आप भारत की संस्कृति से आपको लगाव होगा और भारत की संस्कृति से आपको प्रेम होगा और भारत की संस्कृति को फैलाने में आपका विश्वास होगा, तभी वो राष्ट्र हित के परिधि में आता है। हाँ सर, देखिए चूंकि वो लोग भी प्रधानमंत्री थे, मैं सबको आदर करता हूं, मगर आज जो चाइना भी आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, अमेरिका भी हमको कोई डिक्टेशन देने की स्थिति में नहीं है सर, ये तो आप गौर कर रहे हैं ना। देखिए, जो रियलिस्ट प्रधानमंत्री होगा वो किसी को भी ये मौका नहीं देगा कि वो हमें आंख दिखाकर कोई काम करवा ले या डराकर हमसे कोई काम करवा ले, और खासकर हिंदुस्तान के जैसे मुल्क से जिसकी आबादी 1 अरब से अधिक हो जी,
और जिसका रिसोर्सेज इतना अधिक हो, जिसकी संस्कृति विकसित हो, जिसका वैज्ञानिक उच्च कोटि का हो, उसको आंख दिखा करके या धमका करके कोई राष्ट्र अगर काम करवा लेता है, इसका मतलब वो नेता उस राज्य के, उस देश के अनुरूप वो काम नहीं कर रहा है। सर अभी तो चुनाव में डरा रहे थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अभी आप देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या दवा। अरे भाई आप देखिए ये जो चुनाव हुआ है, आपने अच्छा छेड़ दिया जी। मैंने फेसबुक पर इस बात को लिखा था कि इस चुनाव में विदेशी शक्तियां काम कर रही थी, प्रचार कर रहे थे। विदेशी शक्तियां नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार कर रही थी। कांग्रेस को वोट दो। फवाद अहमद डायरेक्ट मुसलमानों से अपील कर रहा था कि केजरीवाल और राहुल गांधी को, कांग्रेस को वोट दो पाकिस्तान से। और अभी आया है कि विदेशी फंडिंग भी हुआ। मैं तो पहले से कह रहा था कि हजारीबाग के चुनाव में भी विदेशी पैसा लगा है, इसकी जांच होनी चाहिए। होगा सर, होगा। चाइना भी पैसा भेजा, पाकिस्तान भी भेजा, इधर इजराइल की भी किसी एजेंसी द्वारा तो बता रहे थे जैसा। नहीं, अभी AI के थ्रू आया है, ये सारी बातें आई है कि ये हिंदुस्तान में के चुनाव को इंटरफेयर किया गया है। तब सर इन तमाम परिस्थितियों से इस बार के मोदी जी क्या फर्क करने जा रहे हैं? देश की जनता ने तो विश्वास किया कि अब की बार 400 पार। एग्जिट पोल देख रहे हैं, 350 से 400 सब छुआ रहे हैं और उनको 150 के आसपास में रोक रहे हैं। यानी इधर 400 उधर 150, और इसी में 10-5 इधर जाए चाहे उधर जाए। तो सर इसमें आपको क्या लगता है? सुबोध जी, मैं तो मानता था कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव नरेंद्र मोदी ने बनाया था 400 का। जी सर, 400 पार। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी अचीव कर लिया जाएगा, इस गोल को प्राप्त कर लिया जाएगा, ऐसा काम तो नेपोलियन नहीं किया इतिहास में। तो हम मानते हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का जीतना, फ्रांस में जैसे नेपोलियन ने जीता था युद्ध, उस प्रकार से ये युद्ध रूपी चुनाव को जो है नरेंद्र मोदी ने नेपोलियन के स्पिरिट में जीत लिया है। सर अब फुटबॉल खेलें थोड़ा बहुत। फुटबॉल में जब शुरू में फॉल से चलता हो तो मोदी जी 400 पार का जो नारा दे दिए, इस शुरू में फॉल ऐसा चले कि सारा विपक्ष उसी 400 को नहीं आने देंगे, 400 आने से क्या होगा, ये सब इनके ही गेंद पर लगे रह गए। वो लोग अपने जीतने का कोई आधार नहीं बनाया, इनको 400 नहीं आने देने का आधार बनाया और तब तक 5 चरण गुजर गया। ये आप गौर करें कि अपने एजेंडे को विपक्ष से करवा दिए, पूरे देश में प्रचारित है कि उन लोगों ने जो नरेंद्र मोदी को पहचानने में फिर भूल कर दिया, नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर को पहचानने में उन लोगों ने भूल कर दिया। सर स्वाभाविक है कि आदमी जमीन पर काम करते हैं, वो लोग फेसबुक व्हाट्सएप, उनके प्रवक्ता लोग तरह तरह के आते हैं गीत गाने वाले। आप देखिए जो हिंदुस्तान का पुरुष वर्ग है जी वो मोस्टली पॉलिटिकलाइज्ड है जी है, और खास करके हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का जो पॉलिटिक्स है, इतना पॉलिटिक्स तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हर आदमी हिंदुस्तान का ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बच्चा राजनीतिज्ञ है। इस बार सर हिंदी स्पीकिंग से ज्यादा मोदी जी का फोकस दक्षिण भारत पर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो विरोधी दल थे, जो भाजपा के, वो पुरुष वर्ग तक सिमट करके रह गए। अब वोट कर गई महिलाएं, नौजवान, ये सब लोगों ने चित कर दिया इन लोगों को। और दूसरी बात जो आपने कहा, आपने एक सवाल और दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण भारत में फैल गया। देखिए ये मैं पॉलिटिकल साइंस में मैं पढ़ाता रहा हूं राष्ट्रीय आंदोलन को। जी। तो हम लोग पढ़ाया करते थे कि दक्षिण में राष्ट्रीय आंदोलन भी महात्मा गांधी के काल में, तिलक के काल में, राजगोपालाचारी के काल में, ये राष्ट्रीय आंदोलन दक्षिण में उतना शक्तिशाली नहीं था जितना जो है ये उत्तर भारत में या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में या बंगाल में था। लेकिन हमको लगता है दक्षिण भारत कमाल किया है। लेकिन मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी पॉलिटिकल साइंस के ही छात्र रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में ही एमए है, चाहे जो है सर उसमें मास्टर है। उनको ये पता था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मजबूत करना है, अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है, तो उत्तर और दक्षिण को एक फोल्ड में लाना होगा। सर तमिल वालों का जो मिलन कराए, काशी तमिल मिलन, आप सोच रहे हैं कि वो आदमी 5 साल से टारगेट किए हुए था दक्षिण भारत को। आप जो है
उदय निधि जो है स्टालिन, वो जो हमको डेंगू बीमारी कह गए सनातन को, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे दक्षिण भारत में तो वोट बढ़ा ही, अब 30% 32% वोट दक्षिण भारत में आ रहा है बीजेपी को, और उत्तर भारत के लोगों को भी रिएक्ट कराया। और सबसे बड़ी बात कि दक्षिण भारत में अन्नामलई, जिसको थलाइवर कहते हैं मोदी जी, वो अन्नामलई नाम का एक ऐसा नेता आ गए। आज देखिए उनके उदयनिधि परिवार के लोग सिमट के रह गए तेलंगाना में, तमिलनाडु में, और अन्नामलई को तमिलनाडु से लेके आंध्रा से लेके केरला तक का नेतृत्व दिया मोदी जी ने। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे दक्षिण भारत में प्रमोट कर रही है, ये अन्नामलई का जो उधर दक्षिण भारत में विस्तार देखिए सर। देखिए ये बात समझ लीजिए आप कि बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है मोदी। वो जाना कि दक्षिण को में हम उत्तर के लोगों से हम दक्षिण को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, दक्षिण का लोग ही दक्षिण को प्रभावित करेगा। दक्षिण से उत्तर प्रभावित हो गया। हाँ, तो ये है कि थलाइवर का क्या मतलब होता है, क्रांतिकारी नेता। उसका एक पदवी है थलाइवर, कि क्रांतिकारी नेता को थलाइवर कहते हैं। अन्नामलई को दिया। तो वो अन्नामलई को थलाइवर कहा नरेंद्र मोदी जी ने, और वो वास्तव में क्रांतिकारी निकला। और हाँ, वो इतना जबरदस्त क्रांतिकारी व्यक्ति है कि आप सोचिए कि उसने तमिलनाडु को, स्टालिन और इन लोगों को जो है वो विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें वो बता देगा कि क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां। सर वोट परसेंटेज जिस तरह से कर्नाटक छोड़ दिए, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में, तमिलनाडु में ये जो परसेंटेज 20 से 30% हो गई भाजपा, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये उत्तर भारत का जो प्रभाव दक्षिण भारत में कभी ऐसा नहीं देखा गया था। इस मामले में आपके चारों प्रधानमंत्री सर यहाँ पिछड़ते हैं मोदी के सामने। देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा कि नेहरू के बाद जी सर राष्ट्रीय नेतृत्व हाँ ये अगर कहीं से मिला देश को तो वो नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मिला है। आज लोग कहते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का जो है ये पार्टी की पार्टी है। ये इसका मतलब क्या था कि हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और हमारे पास राष्ट्रीय नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम किया कि नेहरू को पछाड़ते हुए उन्होंने जो है अपना व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारा है और यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की चिंता है, न किसी एक खास वर्ग, एक जाति या विशेष स्टेट से की चिंता। तो कह ही दिए सर कि हमारा परिवार 140 करोड़ भारतीय हैं। आप गौर कीजिए कि जिसको खर्च हराने के लिए अमेरिका से लेके चाइना से लेके पाकिस्तान मुंह खोल के बोल रहा है, बल्कि ऐसे ऐसे नेताओं को जेल से मुक्ति मिल गई जिनको कभी 7 जन्म में मिलना संभव नहीं था। आज तो हम न्यायालय पर कुछ नहीं बोलते। एक आदमी हमको बोल रहे थे जो ये सब शेयर वगैरह का काम करते हैं, ये क्या नाम है उसका, इजराइल से नहीं ये जो अमेरिका का जो वो कार निर्माता है उसका क्या नाम है, वो फोर्ड नहीं, फोर्ड जॉर्ज सोरस नहीं, जॉर्ज सोरस तो हिंदुस्तान के विरुद्ध काम किया है। जॉर्ज सोरस ने फंडिंग किया हिंदुस्तान के विरुद्ध। वो कार जो बनाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक कार जो बनाने वाला है, क्या नाम है वो व्यक्ति हिंदुस्तान आ रहा था बात करने के लिए मोदी जी से कि यहां फैक्ट्री स्थापित करेंगे जी। उसको इतना गलत सलत बता दिया गया कि ये जो है ये नेता रहेंगे ही नहीं। मोदी जी इसके बाद चुनाव के बाद तो इनका नेतृत्व ही नहीं रहेगा। वो उसने क्या काम किया, उसने क्या किया, स्थगित कर दिया वो प्रोग्राम। अब बताइए, इतना कंफ्यूजन पैदा करके हिंदुस्तान का हित किया जा रहा है और अपने ही लोगों के द्वारा। और सर विदेशी का कहने पर अपने देश में लोग जो सोच रहे हैं कि आज हजारों नहीं लाखों लाख नेता ऐसे हैं जो जेल से चुनाव लड़े। आज हमारे एक नेता को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ही सही बेल मिल गया सर। बगल में हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जेल में उनको बेल नहीं मिला। मगर ये विदेशी प्रभाव कहिए और ये कहिए कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देख के विदेशियों ने इस बार सिद्ध किया कि इस बार सरकार उनकी नहीं बन रही है, ये मोदी नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। आप ये ठीक बात बोले। देखिए आपको ये तो हमको आश्चर्य लगता है कि जिस व्यक्ति ने बेल मांगा ही नहीं उसको बेल मिल गया, उसको जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। क्यों? अभी ये बातें सामने आ रही है। व्यवस्था को विश्वास था कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये बात में दम है
तो ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो है सॉवरेन बॉडी है, तो उसके लिए जो है अगर ये कहा गया कि अरे आप लोग क्यों चिंता करते हैं, मोदी जी तो इस अब आने वाले नहीं हैं, आने वाले हम ही लोग हैं, हम लोग देख लेंगे, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो सर एक बात हुई, हमको जहां तक लगता है कि अब की जो बहुमत मोदी जी को प्राप्त हो रहा है, तो न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, समान शिक्षा नीति में, जनसंख्या नियंत्रण में, और तो और ये जो सर जनसंख्या नियंत्रण के अलावा जो जनरल सबका समान नागरिक संहिता में, देखिएगा इस पर बड़े बड़े निर्णय आएंगे सर। अभी तो मोदी जी बैठक कर रहे हैं कि 100-150 दिन में हम क्या क्या करेंगे, इधर खड़गे जी बैठक कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा वो तय नहीं कर पा रहे हैं, इधर मोदी जी 150 दिन का अपना एजेंडा बना रहे हैं। ये गौर किए कि नहीं सर? ये देखिए, ये तो खड़गे जी इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हमारा जो जीता हुआ भी लोग है वो नहीं फिर भाग के चला जाए। उनको पता हो गया कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। जो आदमी खुद बोल रहा है कि हम 295, 290 लाएंगे, जिसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि 400 लाएंगे या 370 लाएंगे, मोदी तो आज तक कॉन्फिडेंस से नहीं डिगे हैं कि हम 400 से नीचे आएंगे, और ये आ गए 295। इन लोग की समस्या क्या हो गई, ये लोग ऐसा ऐसा सफेद झूठ बोलने लगे कि अब इनके द्वारा बोली गई हर बात को लोग झूठी मानते हैं। जहां अच्छी बात भी करते हैं, उड़ा रहा है वाली हो लोगी। अब राहुल गांधी कह रहे थे, अखिलेश यादव, कि 80 में 80 हम यूपी जीत रहे हैं, हम 400 हार रहे हैं, 400 हम जीत रहे हैं। तो इन बातों को आने के बाद, बल्कि एक लालू जी के परिवार की बेटी और बेटा बैठ के वो जो आपस में रमगढ़िया कर रहे थे थाली में नमक रोटी लेके, कि मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, परमानेंट झूठ बोलते हैं। सर ये लोग कितना झूठे हो गए, अब तो ये सच भी बोलेंगे तो हमको लगता है देश की जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है। अब उससे नहीं, जेल में रहा, जेल से बाहर आया, अपने आप को मार्टियर घोषित कर रहा था, तब दिल्ली में एक सीट नहीं जीत रहा है। अब बताइए, उस व्यक्ति को जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, क्या उसको शासन में रहने का अधिकार है? कभी नहीं सर। क्या ममता बनर्जी को शासन में रहने का अधिकार है? अब सर देखिए, मोदी जी राष्ट्रीय दल में कांग्रेस को किनारे लगा दिए। अब बारी है इन क्षेत्रीय दलों को, जिनको कि आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस तरफ लग जा रहे थे, 40 मिल के भी इनको नहीं हरा सके। अब की लगता है 5 साल में जो क्षेत्रीय दल हैं, ठीक बोले आपके महाराष्ट्र वाले नेता अजीत पवार, शरद पवार बोले कि अब पार्टियों को सोचना होगा, क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की तरफ जाए। हमको तो लग रहा है कि देखिएगा कि इस चुनाव के बाद कुछ लोग तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, मगर अधिकांश क्षेत्रीय दल बीजेपी की तरफ आएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में है। ये अलग बात है कि थोड़ा उड़ीसा को देख के लोग डरेंगे, मगर क्षेत्रीय दल भी इस बार बीजेपी की ओर मुंह करेंगे, ऐसा हमको नहीं। अबर के चुनाव में जी एक जो बहुत खतरनाक बात सामने देखने को हमको मिली है। क्या सर? वो है भारत के संविधान को लेकर मजाक नहीं, उसको बताया गया कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा यह भारत का संविधान बनाया गया है और एक समाज का यह संविधान है ये, और इसको भारतीय जनता पार्टी परिवर्तित कर देगा। भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का कोई अध्यक्ष रहा, कोई चेयरमैन रहा, कोई कुछ रहा, कोई संविधान सभा का अध्यक्ष रहा। ये जो इसके लिए भी फंडिंग विदेश से हुआ है, झूठ का फैलाया गया। नहीं, ये जो नीतियां बनी है ये विदेशों में बनी है। ये झूठ का नैरेटिव गढ़ने का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को किस प्रकार से, किस नारा के आधार पर तोड़ा जाए और अलग किया जाए, जाति पाति पढ़ने का। ये नहीं, ये तो हमको लगा कि कौन सी एजेंसी, इसकी तो स्पष्ट जांच होनी चाहिए। खास करके दलित समाज को सर, जानते हैं यहाँ तक हम लोग के इलाका में हला दिया कि हर महिला के खाते में 8,500 आएगा और अनाज 5 किलो की जगह 10 किलो आएगा। अब बताइए, 1 लाख के हिसाब से महीना का 8,500 रुपया मिलेगा चुनाव के बाद, और 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज मिलेगा। ऐसा झूठ फैला के मैं चतरा के कुछ गांव में, हजारीबाग के कुछ गांव में गया, दलित बस्तियों में ऐसा हल्ला उड़ाया, क्या वोट दीजिए और 10 किलो अनाज लीजिए, 8,500 रुपया महीना अकाउंट में महिला के लिए। ये हिंदुस्तान के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये लोग हमको कंगाल समझते हैं, हमको भूखड़ समझते हैं। ये हमको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग प्रलोभन में बिकते हैं, विपक्ष के लोग ऐसा मानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष प्रलोभन के आधार पर झूठा प्रलोभन दे रहा है हिंदुस्तान की जनता को। उसको क्या करना चाहते हैं?
किस रूप में ये करना ये गरीबी का मजाक उड़ाने वालों का देश ने मजाक उड़ा दिया। आप लाख उड़ाए मजाक, महिलाओं को लेकर, जवानों को लेकर, सैनिक को लेकर, अनाज को लेकर, मगर सर जनता आपके कहने पर महंगाई नहीं मानी। महंगाई आपको देखना है सर तो जीडीपी देखिए देश का। अमेरिका जैसे देश जो पिछड़ रहे हैं, चाइना का 5%, भारत का 8%, जिसका जीडीपी इतना बढ़ रहा है, उसको इनके कहने से झूठ पर कोई मानेगा सर विश्वास? देखिए वोट आपको साबित कर रहा है कि इनका सारा प्रपंच बेरोजगारी का, महंगाई का, सब का सब धरा का धरा रह गया। और मोदी जी अब की बार 400 पार हो गए। एक मुद्दा तो है जिस पर मोदी जी को भी काम करना होगा, हम लोग को भी काम करना होगा, वो बेरोजगारी का मुद्दा है। अब हम लोग चुनाव के बाद झारखंड से शुरू करें, हम लोग जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग काम करें। अब झारखंड में क्या लगता है सर यहाँ का सिचुएशन? देखो, हम लोग जो पोल रीडिंग्स आया है जी, जो भी एग्जिट पोल का रीडिंग्स आया है जी जी, ना हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं जी। ये इसके बीच की बात है जी। ये कुछ गड़बड़ियां हुई है पार्टी के टिकट सिलेक्शंस के कारण। वो बाहर से बहुत लोग आ जाते हैं सर, तो इस तरह से कुछ गड़बड़ियां हुई है, उसको हम लोग देखेंगे कि वास्तव में उसमें कितना हार्म हमको हुआ है। झारखंड में कितना सीट आने का चांस है? ऐसा हमको परिलक्षित हो रहा है कि हम लोग के विरुद्ध आदिवासी नन आदिवासी की भावना पैदा कर दी गई है। ये बहुत हानि पहुंचाया गया है। इससे जो सामाजिक एकता बनी थी उसको तोड़ने का भरपूर प्रयास किया, आदिवासियों में, दलितों में तरह तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ के ऐसा किया गया। नहीं, इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा, फिर से एकता बनाने के लिए मेहनत करना होगा। कौन व्यक्ति और ये कौन करवा रहा है इस तरह का काम? सर हजारीबाग में अब तो चूंकि जसवंत बाबू, अभी आप बोले पॉलिटिकल साइंस के, हम भी पॉलिटिकल साइंस के, मोदी जी भी तो पॉलिटिकल साइंस के जसवंत बाबू भी। अरे भाई, पॉलिटिकल साइंस का वो है जो आपका विदेश मंत्री भी है। तो सर आप जरा सा रुक जाइए। हजारीबाग में पॉलिटिकल साइंस वाले जसवंत बाबू अपना संगठन चला रहे थे। अब हमारा जो 5 विधानसभा है इसका संगठन जसवंत बाबू के नाम से चल रहा था, अब नए सिरे से खड़ा करना होगा। चूंकि अब विधानसभा सामने है तो जीत के बारे में, मनीष जायसवाल जी के बारे में हम लोग को बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जयप्रकाश जी अपनी चिंता करें कि वो कहाँ रहेंगे, कांग्रेस में कि भारतीय जनता पार्टी में। जसवंत बाबू अपनी चिंता करें कि रहेंगे हजारीबाग के ऋषभ वाटिका में कि दिल्ली वाले एसी बंगला में। मगर सर हमको अपने 5 विधानसभा हजारीबाग का, इसमें संगठन जो तार तार हुआ है, क्योंकि लंबे समय 25-30 वर्षों तक इसका नेतृत्व किया जसवंत बाबू ने, ये कह के कि हमने भाजपा को यहाँ खड़ा किया, जबकि बात स्पष्ट है कि महावीर विश्वकर्मा से छीना हुआ यह पद था उनका। और आज संगठन साबित कर दिया कि ये भाजपा की सीट थी आपका, आपने इसका मलाई चाभा सिर्फ। तब सर अब इस संगठन को कैसे हम लोग सुधारेंगे? सुनिए, पहला चीज तो आप बोले नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हजारीबाग की तमाम राजनीतिक दल का हेडक्वार्टर एक ही जगह था, वो डेमोटार था। जी सर। कांग्रेस ऑफिस जो इतना पुराना है यहाँ, कांग्रेस ऑफिस में ये रंग रोगन जो चुनाव के समय में हुआ, कौन करवाया? वो तो खैर अभी वो हैं उसी दल में सर। नहीं, उस दल में नहीं है, अपने संगठन का क्या? देखिए, ये मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। मनीष जायसवाल को टिकट मिलने से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हेडक्वार्टर ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी डेमोटान में जो था उसको हम लोगों ने मटिया मेट कर दिया। अब हजारीबाग में प्रजातांत्रिक लड़ाई होगी। अब हमको पहला काम करना होगा। आप मीटिंग में नहीं थे, एक कार्यकर्ता ने कहा था कि हमको पहला काम करना होगा कि अपना एक कार्यालय यहाँ जो है बढ़िया से खोलना होगा। क्या सर, वो अटल भवन हम लोग का नहीं है? अटल भवन तो कानूनी रूप में तो आपका नहीं है, उस पर उनकी अपनी रजिस्ट्री है, उनकी अपनी रजिस्ट्री है। चलिए सर, तो इसका विरोध मैंने उस समय सबसे पहले मैं ही विरोध करने वाला था। सर तो अभी तक हम लोग समझते थे कि भाजपा कार्यालय है, तो जसवंत बाबू का कार्यालय बिल्कुल उनके नाम से रजिस्ट्री है, बाद में रजिस्ट्री करवाया गया उसको। तो ये चीज आप मान लीजिए कि मनीष जायसवाल से मैं डिस्कस कर रहा था आज से 4 दिन पहले। जी जी जी। तो मनीष जायसवाल ने कहा कि सर 5 विधानसभा जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, अब हम लोग को उसको जिताने के लिए, भाजपा की थैली में लाने के लिए हम लोग को काम करना होगा। बरही, हजारीबाग, मांडू, बड़कागांव और रामगढ़, ये 5 में सर संगठन तो मजबूत करना होगा। मनीष जायसवाल जी के प्रति
का कर्तव्य बढ़ जाता है सर। एक तो संगठन खड़ा करना, और सर 30 साल में कोई रोजी रोजगार का अवसर नहीं बना है हजारीबाग में। सच्चाई है कि जयंत जी जब चुनाव लड़ रहे थे 14 में, तो उनसे बात होती थी कि हजारीबाग में एक ऐसा कल कारखाना होता जिसमें 10,000 आदमी काम करते। सर मनीष जायसवाल जी तो जीत का सर्टिफिकेट जब लें 4 तारीख को मिलना ही मिलना है सर। हमारा एक सपना है कि हजारीबाग सदर विधानसभा या 5 विधानसभा के दरमियान एक ऐसा रोजगार का धंधा हो जहां 10,000 आदमी काम करने के लिए 10 बजे घुसते हों और शाम को निकलते हों। ये रोजगार का अवसर कैसे बनेगा सर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र? ये देखिए, हजारीबाग में अब हम लोग जो मनीष जायसवाल के माध्यम से ये काम करेंगे, मनीष जी करेंगे सर इसका? नहीं, हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग को यहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आज धुआं उगलने वाला इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में बंद हो गया है जी। आज 2 ही तरह की इंडस्ट्रीज है कि वैल्यू एडिशन करके आप कितना अधिक से अधिक कमा सकते हैं। हाँ। हम तो निर्यातक हैं, हम तो कच्चे माल के निर्यातक हैं। चाहे टाटा से बनने वाला जो है आयरन और अब नहीं है वो रॉ मटेरियल, वो जो पिघला हुआ आयरन है वो रॉ मटेरियल है, उससे हम टाटा को प्रेरित करेंगे। चलिए सर, तो हम लोग फैक्ट्री यहीं बनाए, यहीं मनीष जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में माननीय मनीष जायसवाल जी सांसद बनेंगे तो उनका पहला कर्तव्य होगा संगठन खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल जो जमीनी हो, और दूसरा रोजी रोजगार के लिए कोई। फिर आप ऐसा काम करना चाहते हैं, मनीष जायसवाल ही क्यों करेंगे? नहीं सर, हम लोग सब साथ देंगे। नहीं, ये तो फिर जसवंत सिन्हा वाली बात हो जाएगी। नहीं सर, हम लोग सब साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर उतारे हैं। जमीन जिस तरह से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में खड़ा किया था, हर जगह कार्यकर्ता खड़ा किया था, फिर हम लोगों को उसी तरह से करना। इन्हीं बातों को लेकर कि मनीष जी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि संगठन खड़ा होगा फिर से जमीन पर और रोजी रोजगार के लिए अवसर बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आज के इस गपशप में हमको लगता है देश से लेकर हजारीबाग तक की हमने चिंता की। बहुत बहुत आभार सर। अब हम लोग परिणाम के बाद मिलेंगे, 4 तारीख के बाद हम लोग। जी, नमस्ते सर। नमस्कार।